हल्का हो गया? कोई डाउट तो नहीं है सबको? ठीक है ना? ओके। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो मैंने स्टार्टिंग में प्रीएम्बल नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो मैं बार बार यूज़ करूँगा लेक्चर के दौरान, और फिर आप उसमें कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो बेहतर ये है कि पहले ही मैं वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ ताकि कल आपको दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, समझने में। कल तक हमने पढ़ा था, यस प्लीज़, कल तक हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हाँ, रिटर्न क्या होता है, अनरिटर्न क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कल तक देखा था। ये है ना, वो सबने पढ़ लिया? ओके। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी। देखो भाई, क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, मेंस में भी क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाते हैं। मेंस काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, प्लीज़ यहाँ ही बोलना, ठीक है। काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, कितने किस्म के मेजॉरिटीज़ होते हैं, ओके, जो पार्लियामेंट में ऐसा किया जाता है, उन मेजॉरिटी के अंदर वो बिजनेस किया जाता है, और कितने ऐसे मेजॉरिटीज़ हैं वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला जो सबसे नंबर 1 मेजॉरिटी जो है, जिसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। क्या कहते हैं? सिंपल मेजॉरिटी। अब ये सिंपल मेजॉरिटी किसको कहते हैं? देखो बहुत सारे मेजॉरिटीज़ हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी किसको कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं? सिंपल मेजॉरिटी हम उसको कहते हैं जहां पर क्या होगा, मोर देन, देखो मोर को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, मोर देन व्हाट, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो कितने टर्म्स को मैंने अंडरलाइन किया? 2। वन इज मोर देन 50% एंड सेकेंड इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, यहां तक समझ में आया ना? अब देखो ये क्या होता है, मगर ये किसकी बात में कर रहा हूं, याद रखना, मैं ये बात कर रहा हूं लोकसभा की। यहां पर मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं। लोकसभा समझते हो? देयर आर 2 चैम्बर्स, 2 हाउस इन पार्लियामेंट, है ना? यहां से लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पार्लियामेंट, इसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। आई थिंक यू ऑल नो इट। किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, इतना तो हमें पता ही है ना? ओके, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? लोकसभा की मैं बात कर, मैं राज्यसभा की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ काम है, इस मेजॉरिटी को काम है सिर्फ लोकसभा में। ओके, ये 50% क्या होता है और किसका 50%? हाँ, वो मैंने यहां पर लिखा प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लोकसभा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लोकसभा, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं लोकसभा में? प्रेजेंट कितने? 43 जो इस वक्त 45 था, 43 है अब। ठीक है, अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो उसमें 43 आया। चलो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 545 ही रखेंगे। 43 इज द राइट आंसर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 545 ही रखेंगे। जबकि इस वक्त आज क्या डेट है? 1 अक्टूबर। आज की डेट के हिसाब से 543 ही हैं। ओके, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या रखेंगे? 545। अगर लोकसभा में टोटल हैं 545, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग 545, इसका कितना? मोर नहीं, मोर देन 50%। देखो भाई, मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन किया था, डोंट से 50%, मोर देन 50%। 50% मीन्स बिल्कुल हाफ, लेकिन मोर मीन्स हाफ से थोड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखिए 545 जो है, से फॉर एग्जाम्पल इसमें से एब्सेंट आज नहीं आए, जिस तरह आप क्लास में सारे नहीं आते हो, मान लो कि इस दिन एब्सेंट थे, से फॉर एग्जाम्पल एब्सेंट थे 55, वहां पर कितने रह गए? 490। अगर हम 545 को माइनस करेंगे, 545 को माइनस करेंगे 55, तो वहां पर क्या आएगा? 490। उसके बाद से फॉर एग्जाम्पल
10 लोगों ने कभी किसी भी इशू पर वोट नहीं डाला, से फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों ने 10 ऐसे लोग हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, वोट नहीं डाला, दे डिड नॉट वोट, डिड नॉट वोट। वहां पर कितने रह गए, 480। अब 480 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला, ठीक है। वोट डाला का मतलब है एक तो वो प्रेजेंट है और उन लोगों ने वोट डाला। मैंने इसीलिए इसको अंडरलाइन किया था, एक तो आपको प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंट रहने के साथ साथ आपको वोट भी डालना है। मान लो कि आप आए हो, पार्लियामेंट मेंबर हैं आप लोकसभा में आए, कोई बिजनेस चल रहा है, तो वहां पर लोगों ने, मेंबर्स ने वोट डाला, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, क्या वो काउंट किए जाएंगे? नो। क्यों नहीं काउंट किए जाएंगे? क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ही है मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स। मगर किन मेंबर्स का? क्या सारे मेंबर्स का? अगर यहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं होता तो फिर 480 में नहीं लेता, फिर मैं 545 लेता बराबर, या 43 में लेता बराबर। मगर यहां पर है प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये जरूरी कि 55 एब्सेंट रहेंगे, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, 100 भी एब्सेंट हो सकते हैं। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। अब क्या है कि 480 जो है इसका कितना, मोर देन 50%। तो मोर देन 50% कितना हो गया? पहले हम हाफ करेंगे, तो हाफ कितना हुआ? 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, तो इसका आंसर है 241, मोर देन 50। 240 आएगा, बट आई सेड मोर देन, तो दिस इज द आंसर। इसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। समझा? सबों को ऐसे लिखो ये। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन वहाँ से ही आता है यूपीएससी में। इनको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी को कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, या हम शॉर्टली कह सकते हैं यूजेज। व्हाट इज द यूजेज? यानी इसके यूजेज क्या है, कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिखिए हेडिंग करके यूजेज। इसका यूजेज क्या है? ए हम लिखेंगे ए। इसकी यूजेज क्या है? यूजेज इसकी है जब हम कोई भी बिल पास करते हैं। मगर कौन सी बिल? एक बिल है ऑर्डिनरी बिल। ये ऑर्डिनरी क्या होता है, ये हमें सेपरेट टॉपिक है, ये हम उसी टाइम पर पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी बिल्स जब भी हमें पास करना होगा तो उसको हमें सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। यही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है पूछो, ओके। जब भी हमें ऑर्डिनरी बिल को पास करना, ऑर्डिनरी बिल क्या होती है ये हमें अलग पढ़ना है, या हमें आगे पढ़ना है, आज ये टॉपिक नहीं है। ऑर्डिनरी बिल्स अगर हम इसको पास कर रहे हैं तो किस मेजॉरिटी से पास करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपली से सिंपल मेजॉरिटी। मनी बिल्स, अगर मनी बिल्स को हमें पास करना होगा तो अगेन सिंपल मेजॉरिटी। अगर फाइनेंस बिल्स अगर हमें पास करनी होगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड मनी बिल, ओके। फाइनेंस बिल अगर हमें पास करनी होगी तब भी हम किस मेजॉरिटी से करते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन अंडर सिंपल मेजॉरिटी। वहां पर ऑप्शंस कुछ और होते हैं, 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक गलत होता है, या तीनों गलत होंगे, एक सही होगा, ओके। अच्छा जी, बी आपने कभी सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्या, ये कब करते हैं? एग्जैक्टली, व्हेन लोकसभा वांट्स टू सी द कॉन्फिडेंस, इनमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। गवर्नमेंट के खिलाफ वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं, मगर किस मेजॉरिटी के अंदर? अगेन सिंपल मेजॉरिटी के अंदर। अच्छा, अगर वो गवर्नमेंट को अपने आप को बचाना है, वो क्या करेगी? पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस होगी, उनको क्या करना है? उनको कॉन्फिडेंस दिखानी है ना, तो वो वापस करेंगे कॉन्फिडेंस मोशन। वो भी किसके अंडर होगा? अगेन सिंपल मेजॉरिटी के अंडर होगा। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसुअर मोशन, ठीक है, एडजोर्नमेंट मोशन,
एडजोर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, यह हमें अलग से पढ़ने हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंशियल एड्रेस, हाँ, वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंशियल एड्रेस, पी कैपिटल हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। ओके, तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस को हम क्या करते हैं, वोट ऑफ थैंक्स करते हैं। वो भी वो सारे, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे हम किसके अंडर करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के अंडर करते हैं। ओके, याद रखा। हाँ, तो ये वाला जो है, जो बी वाला जो है, बी वाला, दिस बी वाला जो है, दिस इज रिलेटेड विथ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये बी वाला जो है, दिस इज रिलेटेड व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट। यानी जितने भी ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारे के सारे किसके अंडर हो रही हैं, सिंपल मेजॉरिटी के अंडर, ए, बी एंड सी। क्या आप मुझे और कुछ बोलेंगे जो इस मेजॉरिटी के अंडर हो रहे हैं? शाबाश। Sir, if this, if nothing is mentioned, later how we have paused a particular bill or Anything. simple. दैट इज डन बाई ओनली एंड ओनली, अगर कोई कभी कभार हमने सारे फॉर एग्जाम्पल हमने सारे मेजॉरिटीज़ पढ़े, हम मेजॉरिटी के अंडर सब कुछ काम कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा इश्यू उठा पार्लियामेंट में जिसके रिलेटेड कोई मेजॉरिटी नहीं है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम इसी के अंडर वो काम चलाते हैं। नहीं, नेशनल इमरजेंसी को मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसा होगा जिसके रिलेटेड मेजॉरिटी ने कभी, देखो ये मेजॉरिटी मैंने लिखा ना, ये वाली चीज़ें जो हैं ये इसके अंडर हो रही है, फिर उसके बाद है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, बाकी मेजॉरिटी, ठीक है। तो उसके अंडर मैंने सारे प्रोविजंस मैं आपको बताऊंगा, ये आप खुद पढ़ेंगे। लेकिन उन प्रोविजंस के अगर अलावा कभी कोई इशू उठा या कोई प्रोविजन ऐसा अभी बना ही नहीं है, कल उठेगा ऐसा इशू, तो उस वक्त हम किस मेजॉरिटी के अंडर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त भी हमें याद रखना, इट्स अ नोट, यू हैव टू डिस्कस दैट आल्सो। जो इस वक्त नहीं है उसको भी आपको डिस्कस करना है इसी मेजॉरिटी के अंडर, अगर नहीं लिखा होगा, ठीक है। कोई इशू अचानक अराइज हो गया, कोई भी इशू, तो उस वक्त क्या होगा, इसके अंडर, किसी और मेजॉरिटी के अंडर नहीं होगा, अगर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंडर होगा। दिस इज अ नोट, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। सी, सी क्या है, इलेक्शंस। इलेक्शंस को अंडरलाइन करो, इलेक्शंस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है भाई। मगर क्या है ये, इलेक्शन। इलेक्शन को मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया यहां पर, दिस इज इलेक्शन। ओके, डी, डी का क्या मतलब है, फोर्थ पॉइंट, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अप्रूवल, अप्रूवल को अंडरलाइन करना, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल एंड नॉट नेशनल, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी अगर आपको अप्रूव करनी होगी क्या, प्रेसिडेंट्स रूल, ये क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब एक स्टेट, कोई भी स्टेट विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, जहां इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलती है, डिस्टर्बेंस हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलती है, तो वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया जाता है, जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर्स रूल लागू किया जाता था। जिस तरह यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर्स रूल होता था, बाकी स्टेटों में प्रेसिडेंट रूल होता था। क्यों? क्योंकि यहां पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी के हिसाब से गवर्नर्स रूल यहां पर लागू होता था। लेकिन बाहर के स्टेट में गवर्नर्स रूल नहीं होता था, वहां पर प्रेसिडेंट रूल होता था। तो उसका रीजन मैंने आपको बोला, प्रेसिडेंट रूल जो होता है ये होता है अंडर आर्टिकल 356, ये होता है 360। क्या मैंने यहां पर मेंशन किया नेशनल इमरजेंसी?
नो। तो नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी में नहीं करना है यार। भाई बात याद रखो ना, ये मैंने यहां पर सिर्फ 2 ही इमरजेंसी लिखी है। अगर आपको अप्रूव करनी होगी कहीं पर भी क्या, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, अगर आपको कहीं पर भी क्या करनी होगी, अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको किससे करनी है? अगर वहां पर ऑप्शन होगा नेशनल इमरजेंसी, वो मैंने यहां पर नहीं लिखा। तो नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से हम नहीं करते। वो किस मेजॉरिटी से हम करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? सबों ने लिखा? ओके, देन अप्रूव अंडरलाइन करना, इलेक्शंस भी अंडरलाइन करना। कितने हो गए? डी, देन ई, ई क्या है? डिसअप्रूवल ऑफ, यहां पर था अप्रूवल, यहां पर क्या था? अप्रूवल। यहां पर है ई, डिसअप्रूवल ऑफ व्हाट? डिसअप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएंसी ऑफ नेशनल इमरजेंसी, डिसअप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएंसी ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो हम करते हैं अंडर आर्टिकल 360, सॉरी 352, ओके। 360 के अंडर फाइनेंस इमरजेंसी करते हैं। देखो भाई, अगर आपको अप्रूव करनी होगी प्रेसिडेंशियल रूल, अगर आपको अप्रूव करना होगा फाइनेंस इमरजेंसी, आप उसको किस मेजॉरिटी के अंडर करेंगे? क्या आप अप्रूव कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी? बल्कि आप डिसअप्रूव कर सकते हो। अगर ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी चल रही है, उसको डिसअप्रूव करना है, उसका बंद करनी है, वो बंद कैसे आप करेंगे? क्या आप नेशनल इमरजेंसी को लागू कर सकते हो अंडर सिंपल मेजॉरिटी? क्या डिसअप्रूव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना, इसलिए मैं इनको अंडरलाइन करता हूं इन वर्ड्स को, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एफ। व्हाट इज एफ? यू राइट, रेटिफिकेशन ऑफ, रेटिफिकेशन, RATI, रेटिफिकेशन, यू राइट, रेटिफिकेशन ऑफ व्हाट? रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल। Constituent Amendment Bill by state legislature। अगर स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाई करेगी, हाँ, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल अगर ऑलरेडी कोई हुई है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर चाहती है कि थोड़ी सी चेंज लाना, हाँ, रेटिफिकेशन करना, तो वो अगर रेटिफिकेशन करेगी, कौन करेगी? स्टेट लेजिस्लेचर। तो वो भी करेगी किसके अंडर? सिंपल मेजॉरिटी। क्वेश्चंस एक बार ऐसे इस पर आया हुआ है, किस पर आया हुआ था? वो आया था इमरजेंसी पर। अप्रूव कहाँ करेंगे और डिसअप्रूव कहाँ करेंगे, इसलिए मैं इनको मैं अंडरलाइन जरूरी करता हूँ कि दीज आर द की वर्ड्स। अगर आपको कल लिखना भी होगा मेंस में, तो इन्हीं वर्ड्स को अंडरलाइन करना वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मेंस में हमें जरूरी अंडरलाइन करना ही करना है। मैं नहीं कहता हूँ कि हर लाइन, एवरी लाइन शुड बी अंडरलाइन, बट द की वर्ड शुड बी अंडरलाइन, जहाँ पर इवैल्यूएटर की नज़र उसी पर चली जाएगी, ताकि आपकी मार्क्स अच्छे रहेंगे। ओके, पार्लियामेंट लिखना होगा P कैपिटल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MNP कैपिटल, ओके, गवर्नर लिखना होगा तो कैपिटल, वाइस प्रेसिडेंट VNP कैपिटल। ये इसका खास ख्याल रखो। प्राइम मिनिस्टर लिखना है तो P कैपिटल, ओके, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये था हमारा सिंपल मेजॉरिटी, ओके। इसके बाद जो दूसरी मेजॉरिटी है, सेकेंड मेजॉरिटी, मगर वो चीज़ याद रखना, नोट कि जब भी कोई चीज़, कोई प्रोविजन नहीं लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, कोई नया चीज़ उड़ गया पार्लियामेंट में, तो हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, किस मेजॉरिटी सॉल्व करेंगे? तो उसको हमेशा कैसे करेंगे, इसको याद रखना। ऐसे क्वेश्चन कभी पूछते हैं इंटरव्यू में, ओके। देन यू राइट सेकेंड, second is special majority। special, what is special? शाबाश, सिंपल तो मैंने बोला। what is now special? 2/3 of what? Total strength or present in voting?
एग्जैक्टली तो आप लिखेंगे नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको अंडरलाइन करना है और इसको भी अंडरलाइन करना है। यहां पर मोर वर्ड ही नहीं है ना, मोर देन 50% मत है, यहां पर है नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये वाली मेजॉरिटी इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों में। कितने में? दो। ए, पहले मैं ए लिखता हूं। मेजॉरिटी, कौन सी मेजॉरिटी? 2/3 अंडर आर्टिकल 249। सेकेंड, मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। 368 का मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूं, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, किस तरह करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब भी हम अमेंडमेंट करते हैं ना तो एक आर्टिकल के अंडर करते हैं, दैट इज 368। ठीक है, जब भी हम कोई अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए एक आर्टिकल है, वो है 368। वो अलग टॉपिक है, वो हमें अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, इसका मतलब है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट भी होना है, वोटिंग भी होना है। हाँ, अगर आप प्रेजेंट हो, वोट नहीं हो, तो आप इंक्लूड हो जाओगे, कैलकुलेट हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। जब तक आप प्रेजेंट नहीं होंगे, प्रेजेंट के साथ साथ जब तक आप वोट नहीं डालोगे, तब तक आप काउंट नहीं किए जाओगे। ओके, मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249, इसमें मैं पहला प्रोविजन लिखता हूं इस ए के अंडर। क्या है इसके अंडर प्रोविजन? क्या है पहला? वो ये है कि अंडर आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यसभा जो है, क्या राज्यसभा एम्पावर करती है, क्या करती है? किसको एम्पावर करती है? पार्लियामेंट को एम्पावर करती है, ताकि आप लेजिस्लेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप लॉ बना सकते हो। किस में लॉ बना सकते हो? स्टेट्स लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें आप लॉ बना सकते हो। देखो 3 लिस्ट्स होते हैं, पहले समझाता हूं मैं। 3 लिस्ट होते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, यूनियन। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। इसमें अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसमें अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसमें अलग सब्जेक्ट्स हैं। जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर जो लॉ बनाती है, वो लॉ कौन बनाती है? हाँ, ओके। तो यूनियन लिस्ट में अपने सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में अपने सब्जेक्ट्स और कंकरेंट में अलग सब्जेक्ट्स। अब जो यूनियन लिस्ट जो होता है उस पर सेंट्रल लॉ बनाती है। ओके, स्टेट लिस्ट में स्टेट अपनी अपनी जगह पर लॉज बनाती है। ओके, लेकिन जिस तरह स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, तो वो कौन सा चैम्बर है? राज्यसभा। मैं फिर से कह रहा हूं, स्टेट जो रिप्रेजेंट होती है ना, कहां पर? पार्लियामेंट में, वो राज्यसभा होता है। जब लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो कहां की होती है? लोकसभा में। लोगों की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में और स्टेट की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में। जो सिंपल मेजॉरिटी थी उसमें मैंने क्या बोला था? लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा। जो स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें राज्यसभा। ये हम राज्यसभा की कहानी बोल रहे हैं। ओके, सो माइंड इट, माइंड में एवरी वर्ड। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट राज्यसभा। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों याद रखना। तो हम इसको दो में कैटेगराइज करते हैं। एक है मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249, सेकेंड इज मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। तो जो अंडर 249 है, आर्टिकल 249 क्या कहता है? ये कहता है कि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। क्या करता है? चलो मैं आपको पावर देता हूं, आप क्या करेंगे? आप लॉ बनाएंगे। किसको लॉ बनाएंगे? पार्लियामेंट किसको लॉ बनाता है? लोकसभा कहां पर, सेंटर कहां पर लॉ बनाती है? सिर्फ सेंटर यहां पर लॉ नहीं बनाएगी, याद रखना। सेंट्रल लॉ बनाती है इधर यूनियन लिस्ट में, लेकिन स्टेट में वो लॉ वो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस दैट आर डिफरेंट। कभी कभार स्टेट लॉ स्टेट में फेलियर हो जाएगा, हाँ, या बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसके उस टाइम पर सेंटर क्या करती है? उस टाइम सेंटर लॉ बनाती है। लेकिन मखसूस दिया गया है कि सेंटर इस पर लॉ बनाएगी, स्टेट इस पर लॉ बनाएगी, फिर इस पर दोनों लॉ बनाते हैं, ये भी और ये भी।
लेकिन पॉइंट ये है कि सेंटर जिन पर लॉ बनाएगी वो यहाँ पर है, स्टेट जिन पर लॉ बनाएगी वो इसमें लिखा है। लेकिन अब क्या करती है, अब राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा एम्पावर्स, यू कैन राइट, राज्यसभा एम्पावर्स पार्लियामेंट, राज्यसभा empowers parliament to legislate, राज्यसभा empowers the parliament to legislate in a list which is enumerated in state list, to legislate on a subject, you can write parliament, sorry, Rajya empowers the parliament to legislate on the subject which is enlisted or listed in state list, याद रखना, which is enlisted in state list। यानी स्टेट लिस्ट में क्या सेंट्रल लॉ बना सकती है, नहीं बना सकती है, लेकिन कब बनाएगी, जब राज्यसभा अंडर आर्टिकल 49 के अंडर, 249 के अंडर उसको एम्पावर करेगी। आप इस स्टेट सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट में आप लॉ बना सकते हो, लेकिन मुझे ये बोलो वो कब तक वैलिड रहेगा। देखो भाई, सेंटर के सब्जेक्ट्स, यूनियन के सब्जेक्ट सेंटर के अंडर, स्टेट के सब्जेक्ट स्टेट के अंडर, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है राज्यसभा को, वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि आप इस सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट करें, आप लॉ बनाएं, लेकिन जब वो लॉ बनाएगी उस स्टेट सब्जेक्ट के उस स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पर, तो वो उसका वैलिडिटी जो है वो कितने टाइम तक रहेगा, हाँ, अप टू 1 ईयर। याद रखना, ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, बट कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। वैलिड 1 साल के लिए होता है, 1 साल हो गए ना, 1 साल के बाद उसको फिर से एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 साल फिर हो गया, फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए एक ही टाइम पर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। आज इसने लॉ बनाया, ये सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा, 1 साल के बाद इसको ख़त्म, लेकिन अगर चाहेगी तो इसको एक्सटेंड फिर कर सकते हैं, कितनी देर के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर जब वो साल होगा तो उसके बाद ख़त्म, अगर चाहेगा तो फिर इसको एक्सटेंड कर सकती है, कितनी देर के लिए, फिर 1 साल के लिए। सो हम लिखते हैं इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर एंड कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ज़रा मुझे ये बोलो, आप में से किसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा बोलना। एग्जैक्ट, वेरी गुड, नाइस, अच्छी बात है। मैं हूँ एज अ पार्लियामेंट, ठीक है, ये जो है आप जो हैं, आप हैं राज्यसभा, आप लोगों ने मुझे ताकत दी है। देखो, आपको अपनी ताकत है, मेरी अपनी ताकत है, ठीक है भाई, मैं एज ए पार्लियामेंट हूँ, मेरी अलग ताकत है, आप एज ए राज्यसभा हो, आपको अलग ताकत है। मेरी ताकत कहाँ पर है, सिर्फ यूनियन लिस्ट में लॉ बनाना। 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट और फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल करेंसी, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन। ये बड़े बड़े आइटम्स जो है ना, इसको रखा गया है यूनियन लिस्ट में। फिर जब इससे छोटे आइटम्स हैं ना, उनको रखा गया है इधर। फिर उससे छोटे जो ज़रूरी नहीं है, हाँ, उनको रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में। अब मेरी ताकत कहाँ पर है, इनमें लॉ बनाना। इनमें लॉ बनाना मेरी ताकत है नहीं ना, इनमें लॉ बनाना आपकी ताकत है। आप मुझे बोलते हो पार्लियामेंट को, आप यहाँ पर लॉ बनाओ, तो मैंने बनाया, क्योंकि आपने मुझे कहा। कब कहा, किसके अंडर कहा, दिस इज द आर्टिकल, जिस आर्टिकल के अंडर आप मुझे कहेंगे कि आप यहाँ पर चेंज लाओ, यहाँ पर लॉ बनाओ, यहाँ पर अमेंडमेंट करो, तो मैंने किया। मैं खुद तो नहीं करता ना, किसने कहा मुझे, आपने मुझे कहा, आपने मुझे ताकत दी, किसके अंडर दी, 249। फिर मैंने यहाँ पर लॉ बनाया, मगर जो मैंने लॉ आपके सब्जेक्ट में बनाया वो कब तक रहेगा, 1 साल के लिए, बट उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन हर साल के बाद आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप 2 साल के लिए नहीं रख सकते हो, 1 साल की रख सकते हो। आया समझ में, नहीं आया फिर मैं कहूँगा। ओके, दूसरा पॉइंट, अंडर आर्टिकल 312 फिर से आप मुझे एम्पावर करते हो, फिर से आप मुझे ताकत देते हो। क्या चीज़ ताकत करते हो, ताकत तो ये आपको है, लेकिन आप किसको देते हो, आप मुझे देते हो। मुझे मतलब एज अ पार्लियामेंट, आप क्या हो, राज्यसभा, मैं क्या हूँ, एज अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को आपने एम्पावर किया, किस आर्टिकल के अंडर, 312। पावर क्या है,
कि आप क्रिएट कर सकते हो कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जिस सर्विस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, कोई नई सर्विसेज मैं क्रिएट कर सकता हूं जब आप यानी एज अ राज्यसभा मुझे ताकत देंगे कि इस आर्टिकल के अंडर जिस तरह आपने यहां पर इसको ताकत दी, यहां पर आप लॉ बना सकते हो, इसी तरह इस आर्टिकल के अंडर आप कहते हो टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। जिस तरह आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसी तरह कोई और एक सर्विस कल बन सकती है, तो उसके लिए वो कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगा। मगर कब बनाएगा? जब राज्यसभा उसको एम्पावर करेगी अंडर आर्टिकल 312। ओके, ये तो मैंने कहा। अब हम आएंगे इधर, आप मुझे इधर बोलो मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 क्या है? ये भी वही है, नॉट पास्ड बाय लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्योंकि ये दोनों किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2/3 होगा, यहाँ पर भी 2/3 होगा। अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। अदरवाइज ये ऑलरेडी इसमें आता है, क्योंकि दो पार्ट है ना इसके, ए एंड बी। अच्छा, इसके अंडर हम क्या करते हैं? शाबाश, क्या प्रोविजन है इसके अंडर? जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हो, व्हेन देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हो, अमेंडमेंट किस चीज़ को कहते हो आप? चेंज। अगर आप एक फुल स्टॉप डालेंगे ना, कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लाइन में फुल स्टॉप डालेंगे, वो भी अमेंडमेंट है। आपने कॉमा डाला ना, वो कॉमा भी अमेंडमेंट बन गया, ठीक है। कोई भी चेंज आप लाते हो, तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल जब आप पास करते हो, हाँ, या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हो, तब आप क्या करते हो? तब आप इसी आर्टिकल के अंडर करते हो 368। मगर कौन सी मेजॉरिटी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी पार्लियामेंट को ताकत है अंडर आर्टिकल 368। यहां पर एम्पावर कौन करता था? राज्यसभा। यहां पर ताकत है किसको? पार्लियामेंट को। क्या करना? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना, अमेंडमेंट करना। मगर वो क्या होना चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 2/3। ओके, अच्छा, इस के अंडर और क्या हम करते हैं? हम करते हैं रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। रिमूव करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी जब भी हमें जजेस को रिमूव करना होगा, या किसके जजेस को करना होगा रिमूव? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को, तब हमें किसके अंडर करना होता है? किस मेजॉरिटी के अंडर? आई मीन से स्पेशल मेजॉरिटी, हाँ। मगर याद रखना, जो 2/3 होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और क्या करते हैं हम? शाबाश, और भी हम रिमूव करते हैं। किस चीज को रिमूव करते हैं हम? रिमूव करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी एंड कैग। डोंट से कैग, इट्स इनअप्रोप्रिएट टर्म टू से कैग। हम अक्सर तौर पर इंटरव्यू में भी यही यूज करते हैं, कैग। व्हेन कैग हिमसेल्फ नेवर सेज आई एम ए कैग, ही सेज आई एम सी एंड ए जी। जब भी उसकी स्पीच सुनोगे, ही नेवर सेज आई एम कैग, ही सेज आई एम सी एंड ए जी, सी एंड ए जी। डोंट से कैग, कैग इज इनअप्रोप्रिएट। अगर इंटरव्यू में ऐसा टर्म यूज की तो फिर तो आपको पता ही है। रिमूव कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। ओके, चीफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। वहां पर क्या लिखा था हमने? डिसअप्रूव। डिसअप्रूव किसके अंडर हम करते हैं? सिंपल। लेकिन जब आपको अप्रूव करना होगा कंटिन्यूएंसी, नेशनल इमरजेंसी चल रही है, आप उसको डिसअप्रूव करना है, तो किसकी मेजॉरिटी अंडर करेंगे? नेशनल इमरजेंसी चल रही है, इसको और कंटिन्यू करना है, स्पेशल मेजॉरिटी। सो यू राइट नेक्स्ट पॉइंट, अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूएंसी ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल को अंडरलाइन, हाँ, अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूएंसी ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ठीक है भाई।
और फिफ्थ मैं यहां लिख रहा हूं रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन बनाएगा। कौन बनाएगा रिजोल्यूशन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिजोल्यूशन बनाएगी। जब स्टेट ना कि पार्लियामेंट की बात में नहीं कर रहा हूं, स्टेट असेंबली क्या करेगी? रिजोल्यूशन पास करेगी और उस पास में वो क्या कहेगी कि हमें यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए या हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना है। दो चीजें हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है? अच्छा, स्टेट यहां पर भी हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की। अब फिर है 370 आर्टिकल हट गए, हाँ, फिर रीऑर्गेनाइज एक्ट आया, उसके बाद बहुत सारे चेंज होगी। क्या तब हमारी असेंबली नहीं थी? यहाँ की असेंबली क्या करेगी? अंडर स्पेशल मेजॉरिटी वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी। उस रेजोल्यूशन में वो पार्लियामेंट को क्या कहेगी कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। जिस तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब सेकेंड चैम्बर, जिस तरह वहाँ पर राज्यसभा है ना, इस तरह यहाँ पर राज्यसभा, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर राज्यसभा, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर किसी को अगर दिक्कत हो रही है, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो यहां पर दो चैम्बर्स हैं, लोकसभा LOK, हाँ LOK लोकसभा और राज्यसभा। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी जिस तरह यहां पर लोकसभा था, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बदले में यहां पर है राज्यसभा, उसके बदले में लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिंपल। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है या बिल्कुल पहली बार ही पढ़ रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ ये, अदरवाइज ये इजी है। रेजोल्यूशन क्या करेगी? पास करेगी। कौन? क्या ये करेगी पास? नहीं। कौन करेगी पास? ये वाली पास करेगी। क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करेगी और पार्लियामेंट को क्या कहेगी? हमें क्या चाहिए? या डिसॉल्व, हमें रिमूव, हमें नहीं चाहिए या हमें चाहिए। तो हाँ, क्या लिखना है आपको? रेजोल्यूशन पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली टू क्रिएट और टू एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। रेजोल्यूशन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली टू क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिंपल, याद रहा। फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? इसने किया, इसने पार्लियामेंट को भेजा, अब पार्लियामेंट क्या करेगी? इट डिपेंड्स। पार्लियामेंट विल एक्सेप्ट इट और पार्लियामेंट विल रिजेक्ट इट। सो पार्लियामेंट दो चीजें कर सकती है, या तो इसको अप्रूव कर सकती है या तो इसको रिजेक्ट कर सकती है। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड हियर। पार्लियामेंट यहां पर बाउंड नहीं है। किस पर बाउंड नहीं है? लेजिस्लेटिव असेंबली के उस रेजोल्यूशन पर पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट कर सकती है, उसकी मर्जी है, नहीं भी कर सकती, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। वो क्यों नहीं मानता है, वो क्यों मानता है। ओके, सो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है, एबॉलिश करना या क्रिएट करना, हाँ, लेकिन वो भी कब करती है? स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर। हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर आता है। ये सारी चीज़ें इस स्पेशल, चाहे मैंने यहाँ से लिखा चाहे मैंने यहाँ से लिखा, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है? स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर। यहाँ पर कानून, हाँ, रिजेक्ट वहाँ देखो, जब भी आप अप्रूवल वहाँ पर भेजोगे ना, हाँ, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। एलसी नहीं है, मतलब रेजिस्ट्रेशन काउंसिल यहाँ पर नहीं है। हाँ, हाँ, तो हम कल अगर चाहेंगे यहाँ कोई सीएम आएगा, वो चाहेगा हम एलसी भी बनाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो एलए वहाँ पार्लियामेंट में जाएगा सर। एग्जैक्टली जाएगा, तो पार्लियामेंट वहाँ पर सर वोटिंग करेगा सर। बिल्कुल। राज्यसभा में, हाँ, दोनों वहाँ पर पार्लियामेंट में दोनों साइड से क्या हो जाएगा कि वहाँ पर उनको क्या करना है? सिंपल मेजॉरिटी के अंडर, वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी, हाँ, वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी, राज्यसभा में या लोकसभा, दोनों में, वहाँ पर, हाँ, सिंपल मेजॉरिटी के अंडर उनको क्या करना है? उनको ये पास करना है। ठीक है, अगर हो जाएगा पास तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। ये पार्लियामेंट पर कोई बाउंड नहीं है, कोई बाउंडनेस नहीं है। रिजेक्ट भी कर सकता है, पहले रिजेक्ट कर सकता है, वहाँ वो मेजॉरिटी को देखने के बगैर ही रिजेक्ट कर सकता है। क्यों? कुछ फ्लॉज उसमें होंगे तो पार्लियामेंट नहीं मानेगी, या इस वक्त हम नहीं कर सकते, या फंड्स नहीं, या कुछ भी नहीं है, कोई भी इशू पार्लियामेंट बोलेगा तो मेजॉरिटी को देखने के बगैर ही वो पहले ही रिजेक्ट कर सकता है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन।
अच्छा, यहाँ पर समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब इसके अलावा क्या है, मुझे ये बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर ये प्रोविजन लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक रेजोल्यूशन टुवर्ड द पार्लियामेंट दैट वी वांट टू रिमूव लेजिस्लेटिव काउंसिल? शाबाश। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर ये प्रोविजन लिखा है कि स्टेट रेजोल्यूशन बनाएगी, किसके लिए? क्रिएशन के लिए। किसके लिए? एबॉलिशन के लिए। शाबाश। कहाँ पर लिखा है? किस आर्टिकल के अंडर लिखा है? जो आपका क्वेश्चन था उसी पर मैं आ रहा हूं। शाबाश। देखो क्या है, ये मैं रब करूं। एक आर्टिकल है, द आर्टिकल इज 169। इसको मैं यहां ले रहा हूं, इसको मैं यहां ले रहा हूं। आर्टिकल 169 से देयर इज अ प्रोसीजर। आर्टिकल 169 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 169 क्या कहता है कि यहां पर एक प्रोसीजर है। क्या है? प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के अंडर क्या कर सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन बना सकती है और वो कहां भेज सकती है? पार्लियामेंट। किस चीज़ के लिए? क्रिएशन के लिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या चाहेंगे? आप क्यों जाएंगे? हमें होना चाहिए। अगर आपके पास है आप क्यों जाएंगे? मुझे नहीं होना चाहिए। तो वो प्रोविजन जो है दोनों, चाहे आप क्रिएशन चाहते हो चाहे आप एबॉलिशन चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको बिल पास करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बिल पास करने की। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूं। कुछ साल पहले राजस्थान ने क्या कहा? राजस्थान ने कहा कि वी वांट टू हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। कुछ साल पहले राजस्थान ने कहा, उसने एक रेजोल्यूशन बनाया। राजस्थान पास है रेजोल्यूशन अंडर विच आर्टिकल? 169। सामने जवाब है, राजस्थान ने रेजोल्यूशन बनाया अपने स्टेट में, वी वांट टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। सिंपली कुछ फ्लॉज बोले उसने, चाहे फंड नहीं है चाहे क्या नहीं। पार्लियामेंट क्या बहाना दे सकती है? वो दे सकती है। हाँ, ऐसे नहीं, वो झूठ बहाना नहीं है, कोई सॉलिड रीज़न होता है जिस पर पार्लियामेंट कहते हैं कि हमें इस वक्त हम नहीं कर सकते हैं। तो आज तक इसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। जी हाँ, किनके? नहीं, देखो फंड तो आपको सब स्टेट को सेंटर से ही आता है। फिर होता है डिवीजन ऑफ, हम करते हैं फंड्स को। फॉर एग्जांपल अप्रोप्रिएट कौन करता है, इम्पोज कौन करता है, फिर डिवीजन कहाँ से होता है। हाँ, असल में सेंटर को जो ओरिजिनल सोर्स है ना वो स्टेट से ही आता है, ओरिजिनल सोर्स। फिर सेंटर से ही जाता है फिर स्टेट की तरफ। आपने कभी सुना होगा यहाँ पर फलानी प्राइम मिनिस्टर आ गए, उसने जम्मू एंड कश्मीर को इतने पैसे दे दिए, है ना, इतने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ दे दिया। फलानी तेलंगाना में गए तो इतने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ उनको फंड दे दिया। वो कहाँ से आया? वो सेंटर से फंड आया। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली अगर हम देखेंगे ना, ओरिजिनल जो सोर्स है सेंटर का, सेंटर कहाँ से लाएगी? स्टेट से लाएगी। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इस मेजॉरिटी के अलावा एक और मेजॉरिटी होती है, 2/3 हम उसको हम कहते हैं, यानी यही स्पेशल मेजॉरिटी। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया ना इसके बाद भी, एनीवन अमंग यू, अब बाहर में वेट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाना तो मैं आपको बोलूँगा। देखो भाई क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 61। क्या है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या कहता है? इम्पीचमेंट। इम्पीच मतलब को रिमूव करना। क्या मतलब है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट कैसे प्रेजेंट किया जाता है? शाबाश। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा तो दोनों हाउसेस में वो रिमूव करना है, दोनों हाउसेस में। उसको लोकसभा में भी रिमूव करना है, उसको राज्यसभा में भी रिमूव करना है। तो लोकसभा में भी यहां मैं लिखता हूं 2/3 ऑफ, शाबाश,
मेंबर्स। यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, क्या याद रखना? 2/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। 2/3 545, 2/3 यहां पर कितने? 245। देखो यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, उतने मेंबर वोट डालने चाहिए, हाँ, तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच होता है। इस केस में अंडर आर्टिकल 361 जो स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर होता है, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट केस है। यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, यहाँ पर है स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, हाँ, लेकिन 2/3 टोटल हाउस, 2/3 टोटल हाउस। तो वहाँ पर कितने मेंबर आएंगे? XYZ जितने भी आएंगे, हाँ, उतने मेंबर क्या करने चाहें? वोट डालने चाहें। जितने यहाँ पर आएंगे लोकसभा में उतने वोट डालने चाहें प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, उतने ही मेंबर जितने यहाँ पर आएंगे 2/3 को निकाल के, हाँ, तो राज्यसभा में उतने मेंबर्स को वोट डालना है, तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। लेकिन दिस इज द टफेस्ट, याद रखना कि राइट नोट, दिस इज द टफेस्ट एंड इज यूज्ड in case of impeachment of president। बस ये सिर्फ हम प्रेसिडेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और किसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज द टफेस्ट मेजॉरिटी। इसलिए आसानी से प्रेसिडेंट रिमूव नहीं होता है। बजे किस 5 बज गए, टाइम क्या हुआ? 5 हो गए, लेट हो गया, हाँ, कल करेंगे। चलो, मगर खास ख्याल रखना कि टोटल स्ट्रेंथ कहाँ पर लिखा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग कहाँ पर लिखा है, ठीक है? इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। इन 2 टर्म को खास ख्याल रखो, उसके बाद आपको बाकी आएगा, बाकी रट्टा है, याद रखो, ठीक है? वो मैं अलग से पढ़ाऊँगा आपको, अलग से पढ़ाऊँगा मैं, वो कैसे करते हैं, उसके लिए वोट डाले जाते हैं, कैसे वोट डाले जाते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम क्या होता है, वो थोड़ा अलग है, वो मैं अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, मगर स्ट्रेंथ प्लस